मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ। चैप्टर का नाम है वर्ण विचार भाग 2। तो भाग 1 में मैंने पढ़ा था वर्ण के बारे में और वर्ण के भेद, जिसमें कि स्वर वर्ण के बारे में मैंने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में कि व्यंजन वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं तथा व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्यंजन वर्ण की परिभाषा क्या है। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। फिर से देखिएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, या, रा, ला, वा, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और हा, ये सारे व्यंजन वर्ण हैं। यहाँ पर कवर्ग है। कवर्ग का मतलब हुआ कि का, खा, गा, घा, अंगा। चवर्ग का मतलब हुआ चा, छा, जा, झा, या। टवर्ग का मतलब हुआ टा, ठा, डा, ढा, ना। तवर्ग का मतलब हुआ ता, था, दा, धा, ना। पवर्ग का मतलब हुआ पा, फा, बा, भा, मा। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कहना मतलब है जो का, खा, गा, घा जो हैं, अंगा जो हैं, ये पाँचों को मिला के कवर्ग कहते हैं। चा, छा, जा, झा, या को चवर्ग कहते हैं। टा, ठा, डा, ढा, ना को टवर्ग कहते हैं। ता, था, दा, धा, ना को तवर्ग कहते हैं। पा, फा, बा, भा, मा को पवर्ग कहते हैं। तो का, खा, गा, घा, अंगा लिखना तो वो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग लिखा है। कवर्ग के जो पाँचों हैं वे व्यंजन वर्ण है। स्वर्ग के जो पाँचों अक्षर हैं वे व्यंजन वर्ण है। टवर्ग के जो पाँचों अक्षर हैं वे व्यंजन वर्ण है। तवर्ग के जो पाँचों वर्ण हैं वे व्यंजन वर्ण हैं। पवर्ग के जो पाँचों वर्ण हैं वे व्यंजन वर्ण हैं। इसके अलावा या, रा, ला, वा, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और हा भी व्यंजन वर्ण है। तो परिभाषा में लिखा है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब इसको समझिएगा। इसका पहले मैंने पढ़ाया था स्वर वर्ण में कि जिसका उच्चारण स्वतः होता है और जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो स्वर वर्ण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है और स्वर वर्ण 11 हैं, आ से लेके अव तक। जब हम आ से लेके अव तक करते हैं उच्चारण, तो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पे ख़त्म होती है, उसमें और किसी दूसरे स्वर का उच्चारण नहीं आता है। लेकिन जब हम व्यंजन वर्ण को हम बोलते हैं तो उसमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण की सहायता से व्यंजन वर्ण का उच्चारण होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो उसके साथ साथ स्वर वर्ण का भी उच्चारण अवश्य होगा। हम उच्चारण करके देख लेते हैं। जैसे पहले लेते हैं कवर्ग का अक्षर वर्ण, तो का। तो आप देख रहे हैं कि का, जब हम का करते हैं उच्चारण तो अंत में आ आता है, आ, का, आ, अंत में आ आता है। ख, अंत में आ आता है। ग, अंत में आ आता है। घा, अंत में आ आता है। तो जो हम का करते हैं उच्चारण और खा का करते हैं उच्चारण और गा का करते हैं उच्चारण और घा का करते हैं उच्चारण, तो आ पर ख़त्म होती है।
जो कि आ एक स्वर वर्ण है, तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। हम जब भी का बोलेंगे तो आ का उच्चारण साथ में आ ही जाएगा। बिना आ के उच्चारण का को हम नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जितने भी सारे व्यंजन वर्ण हैं सब में कोई न कोई स्वर वर्ण आ ही जाएगा। जैसे के में ए आ रहा है, को में ओ आ रहा है, की में ई आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। अब देखिए, गिन लीजिए। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। कवर्ग में 5 वर्ण हैं, चवर्ग में 5 वर्ण हैं, टवर्ग में 5 वर्ण हैं, तवर्ग में 5 वर्ण हैं, पवर्ग में 5 वर्ण हैं। तो 25 हो गया। इसके अलावा 11 अलावा 25 4 29। इसके अलावा तालब सा, मूर्धन्य सा, दंत सा और हा, तो 29 4 33। तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। अब आते हैं व्यंजन वर्ण के भेद। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो पहला स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठ के स्पर्श से होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। ये जो 25 वर्ण हैं इनका उच्चारण कंठ, किसी का उच्चारण कंठ से होता है तो किसी का उच्चारण तालु से होता है, किसी का उच्चारण मूर्धा से होता है तो किसी का उच्चारण दांत से होता है तो किसी का उच्चारण ओष्ठ से होता है। कहने मतलब ये हुआ कि हमारी जो जीभ है कहीं तालु में सटती है तो कहीं मूर्धा में सटती है तो कहीं दांत में सटती है तो कहीं अलग जगह पे सटती है, तो कहीं कंठ से आवाज आती है तो कहीं दोनों ओष्ठ सटता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 25 वर्ण है इनके उच्चारण में हमारे जो मुख के आंतरिक भाग हैं कहीं न कहीं स्पर्श होता है, इसलिए हम इसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे हम करते हैं उच्चारण क, ख, ग, घ, तो इसकी आवाज़ कंठ से आती है तो हम कह सकते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन है। चा, छ, जा, झा, या, चा, छ, जा, झा, या, इसको उच्चारण में जीभ तालु में सटती है तो हम कह सकते हैं ये स्पर्श व्यंजन है। ट, ठ, ड, ढ, ना, इसको उच्चारण में जीभ मूर्धा में सटती है तो हम कह सकते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन है। त, थ, द, ध, ना, इसको उच्चारण में जीभ दांत में सटती है तो हम कह सकते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन है। प, फ, ब, भ, मा, इसको उच्चारण में दोनों जीभ आपस में सटती है तो इसे हम कह सकते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन है। तो हम देख रहे हैं कि इन 25 के उच्चारण में कोई न कोई भाग का स्पर्श, कोई न कोई किसी न किसी भाग का स्पर्श अवश्य होता है, इसीलिए ये 25 वर्ण को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। अब दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच स्थित है
अर्थात जिनके उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ का पूरा स्पर्श नहीं होता है, उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने स्पर्श व्यंजन में देखा कि जो 25 स्पर्श व्यंजन है इनमें क्या होता है कि पूरा पूरा स्पर्श होता है। जो भी स्पर्श होता है पूरा पूरा स्पर्श होता है, इसलिए स्पर्श व्यंजन है। लेकिन अंतःस्थ व्यंजन में ऐसा नहीं है। अंतःस्थ व्यंजन में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ का स्पर्श तो होता है, लेकिन पूरा स्पर्श नहीं होता है, इसीलिए इसे अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसीलिए इसे स्वर और व्यंजन के बीच रखा गया है। जैसे या, रा, ला, वा। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। या, रा, ला, वा। हम देख रहे हैं कि या में तालु का स्पर्श सही तरीके से नहीं होता है। रा में मूर्धा का स्पर्श सही तरीके से नहीं होता। ला में दांत का स्पर्श सही तरीके से नहीं होता है। वा में होठ का स्पर्श सही तरीके से नहीं होता है, इसीलिए इसे कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन, जिसमें कि ये चारों वर्णों का स्पर्श सही तरीके से नहीं होता। ये चारों वर्णों के उच्चारण में स्पर्श सही तरीके से नहीं होता है। उसके बाद है ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ से उत्पन्न गर्म वायु से होता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे तालब सा, मूर्धानी सा, दंत सा और हा। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। जब हम किसी न किसी वर्ण का करते हैं उच्चारण, तो कुछ वर्ण ऐसे भी हैं कि जिनके उच्चारण में एक प्रकार की आंतरिक भाग में आपस में घर्षण होता है और उस घर्षण से गर्म वायु पैदा होती है और उसका उच्चारण वही गर्म वायु से होता है। तो तालब सा, मूर्धान सा, दंत सा और हा जो है इनका उच्चारण गर्म वायु से होता है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म मीन्स गर्म, जिसका उच्चारण गर्म वायु से होता है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है। उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या है? दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका पहले आपने पढ़ा था संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में आपने देखा होगा कि उसमें 2 स्वर्णों के मेल होते हैं, लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है। दोनों का नाम आपको सेम लगता है, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन। लेकिन जब रहेगा संयुक्त स्वर तो इसमें 2 स्वर वर्णों का मेल होगा, लेकिन जब रहेगा संयुक्त व्यंजन तो इसमें 2 व्यंजन वर्णों का मेल होगा। तो 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का हलंत जोर मूर्धान्ष बराबर अक्ष। ता हलंत प्लस रा बराबर त्रा। जा हलंत प्लस या बराबर ज्ञा। तलब शाह हलंत प्लस रा बराबर शरा। तो अक्ष, त्रा, ज्ञा, सरा, ये जो चारों वर्ण बने हैं ये 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए ये चारों वर्णों को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए का भी व्यंजन वर्ण है, मूर्धान्ष शा भी व्यंजन वर्ण है और दोनों मिलकर बना है अक्ष। ता हलंत भी व्यंजन वर्ण है और रा भी व्यंजन वर्ण है, दोनों मिलकर बना है त्रा। जा हलंत भी व्यंजन वर्ण है और यहाँ भी व्यंजन वर्ण है, दोनों मिलकर बना है ज्ञा। शा हलंत भी व्यंजन वर्ण है और रा भी व्यंजन वर्ण है, दोनों मिलकर बना है शरा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। अयोगवा। जिन वर्णों को ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में रखा गया है उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे अन और आ।
अयोगवा की संख्या 2 है। कहने मतलब अनुस्वार और विसर्ग दो ऐसे वर्ण हैं जिन्हें ना तो स्वर में रखा गया है और ना ही व्यंजन में रखा गया है, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। जब भी कोई पूछेगा अयोगवाह कौन है तो अनुस्वार और विसर्ग ये दो अयोगवाह हैं। अनुस्वार, इसका उच्चारण करते समय हवा केवल नाक से निकलती है, इसे बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे गंगा, जंगल, हंस, मंगल इत्यादि। कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी वर्ण के साथ हम नाक के द्वारा भी आवाज़ निकलती है तो वहाँ पर बिंदु का प्रयोग करते हैं, जिसे अनुस्वार कहा जाता है। उसके बाद है अनुनासिक। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, इसे चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि कभी कभी किसी वर्ण के साथ मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है तो वहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं, जिसे अनुनासिक वर्ण कहा जाता है, जैसे हंसना, चांद, सांप इत्यादि। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण हा ध्वनि के समान होता है, जैसे अतः, नमः, प्रातः, क्रमशः इत्यादि। विसर्ग का उच्चारण हा ध्वनि के समान होता है, जैसे अतः, हम अता नहीं पढ़ेंगे, आ नहीं, जब आ पढ़ेंगे तो आकार हो जाएगा। नमा नहीं पढ़ेंगे, नमा पढ़ेंगे फिर आकार हो जाएगा। प्रातः नहीं पढ़ेंगे, ता पढ़ेंगे तो आकार हो जाएगा। क्रमशः नहीं पढ़ेंगे, शाह पढ़ेंगे तो फिर आकार हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे अतः, कहने वाला हूँ कि हमें विसर्ग को हा के समान पढ़ना है। अतः, नमः, प्रातः, क्रमशः इत्यादि। संयुक्ताक्षर, जब स्वर रहित वर्ण को स्वर सहित वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जब स्वर रहित वर्ण को स्वर सहित वर्ण के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो इसे संयुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, ध्वनि, विद्यालय इत्यादि। स्वर रहित मीन्स हुआ कि व्यंजन वर्ण से स्वर को निकाल देना। स्वर सहित मतलब हुआ कि जो व्यंजन वर्ण है उसमें तो स्वर रहता ही है। तो यहाँ पर देखिए मक्खी, मक्खी में आधा का है, आधा का मतलब होता है कि उससे स्वर को हम निकाल दिए हैं। तो जब आधा वर्ण और पूरा वर्ण को साथ लिखा जाता है तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। यहाँ पर का खा संयुक्ताक्षर है, चा छा संयुक्त है, धा वा संयुक्त है, दा या संयुक्त है। तो इस तरह जब हम लिखेंगे तो उसे संयुक्ताक्षर कहेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप इसे याद कर लेंगे और इसका फेयर भी कर लीजिएगा। इस पाठ का भाग आगे और भी चलेगा, बाकी जो शेष आगे हम भाग 3 में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।